रात का समय था। लालगंज गांव में चारों तरफ शांति छाई थी। उसी समय अंधेरे में एक साया लालटेन पकड़े हुए जल्दी जल्दी कहीं चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो गांव के किनारे पहुंचता है, उसे उसी समय पीछे से एक आदमी रोकता है और बोलता है, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना इस गांव से रात में बाहर जाना मना है, फिर भी तुम जा रहे हो? उस आदमी की बात सुनकर साया पलटता है। वो साया कोई और नहीं बल्कि गांव में नया नया आया राजू बैंड वाला था। राजू बैंड वाला उस आदमी की बात सुनकर बोलता है, भाई साहब, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। भला ऐसे भी कोई रोकता है किसी को? मुझे रात में कहीं बैंड बजाने जाना है, मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन उस आदमी पर राजू बैंड वाले की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो गुस्से में बोलता है, तुम कोई भी हो और कहीं भी जा रहे हो, इस गांव के नियमों के हिसाब से तुम रात में गांव से बाहर नहीं जा सकते, इसीलिए तुम्हें वापस जाना होगा। राजू अपने से लंबे और चौड़े आदमी को देखकर घबरा जाता है और वापस लौटने में ही समझदारी समझता है। अभी तो चलता हूँ, कल से दूसरे चोर रास्ते से निकल जाऊंगा। ये भीमसेन हर जगह थोड़ी खड़ा होगा। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है और अगली रात को दूसरे चोर रास्ते से निकल जाता है। ये गांव वाले भी कितने मूर्ख हैं, इनको कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। चोर रास्तों पर तो इनका ध्यान ही नहीं होता है। बेवकूफ कहीं के। और वो खली के जैसा दिखने वाला अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था। अगली सुबह गांव वाले उठते हैं और राजू के घर के बाहर उसकी पत्नी रमा को रोते हुए देखते हैं। उसी समय वहाँ सरपंच जी आ जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये राजू बैंड वाले की घरवाली ऐसे रो क्यों रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं सरपंच जी, इसका घरवाला राजू मेरे मना करने के बावजूद रात में इस गांव से बाहर निकला और मारा गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ भीमा, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तुम तो इस गांव के सबसे बलवान आदमी हो। मैं आपकी बात और गुस्सा दोनों समझता हूँ, लेकिन सरपंच जी, राजू किसी दूसरे चोर रास्ते से रात में चला गया और मारा गया, क्योंकि मैं तो मुख्य रास्ते पर ही पहरा देता हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी राजू के बूढ़े पिता रामलाल वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, ये सब क्या हो गया सरपंच जी? मेरा बेटा कहाँ चला गया? उसे ढूंढिए ना, वो हमारा इकलौता सहारा था। अब हम आपके भरोसे हैं। रामलाल की बात सुनकर वहीं खड़े गांव के कुछ जवान लड़के, जिनके नाम सोनू और मणि होते हैं, बोलते हैं, चाचा जी आप चिंता ना करो, हम गांव वाले मिलकर राजू भैया को ढूंढेंगे, क्योंकि अगर इसी तरह से गांव वाले रोज गायब होते रहे तो कुछ समय में इस गांव में एक भी आदमी नहीं रह जाएगा। फिर सोनू और मणि वहाँ से चले जाते हैं। मणि सोनू से बोलता है, सोनू भाई, आप गांव वालों से बोल तो आए हो कि लोगों को ढूंढोगे, लेकिन आपको पता है कि वो लोग कहाँ हो सकते हैं जो गायब हुए हैं? तुम्हारी बात में तो दम है, लेकिन मुझे न जाने क्यों लगता है लोगों को खो जाना जंगल में बहने वाली नदी से जुड़ा हुआ है। हम दोनों को उसी नदी के पास चलकर देखना चाहिए। फिर दोनों उस नदी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। दोनों काफी देर तक वहीं खड़े रहते हैं। उसी समय रात हो जाती है। सोनू को भूख लग जाती है। वो मणि से बोलता है, अरे मणि, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाने को देख कर आता हूँ। अगर तुझे यहाँ डर लग रहा है तो तू भी मेरे साथ आ सकता है। क्या बात कर रहे हो आप सोनू भाई? भला मैं क्यों डरने लगा? आप जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ, मैं यहाँ इस जगह पर नजर रखता हूँ। फिर सोनू वहाँ से चला जाता है और मणि वहीं नदी के किनारे खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही नदी में हलचल होने लगती है। अरे बाप रे, ये नदी में इतनी हलचल क्यों हो रही है? कहीं इस नदी में मगरमच्छ तो नहीं है? मुझे थोड़ा पीछे खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर मणि पीछे हो जाता है। उसी समय नदी में से एक बड़ा सा पंजा निकलता है और मणि को पकड़ लेता है। मणि डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ सोनू भैया बचाओ, ये हाथ मुझे नदी के भीतर खींच रहा है, मुझे बचाओ सोनू भैया। उसी समय सोनू भी वहाँ आ जाता है और यह दृश्य देखकर सुन्न हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? ऐसे तो ना कभी देखा ना सुना, इतना बड़ा हाथ। लगता है इस नदी पर कोई शैतानी साया है। फिर सोनू वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे परेशान होकर बैठ जाता है। उसी समय वहाँ पर एक साधु आते हैं। साधु सोनू को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, इतना उदास और परेशान कैसे बैठे हो? क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? बाबा आप यहाँ से जाओ, आप मेरी समस्या को नहीं सुलझा सकते, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा वैसे भी तू हम जैसे साधु को क्या दे देगा? हम तो साधु होते ही इस दुनिया को देने के लिए हैं। चल बता अपनी समस्या, शायद मैं तेरी कुछ मदद। सोनू को साधु बाबा की बातों में सच्चाई दिखती है और वो उन्हें रात को हुई दुर्घटना के बारे में बताते हैं। बाबा, अगर मैं रात में खाना लाने नहीं गया होता तो मणि की मौत नहीं होती। इस नदी ने गांव वालों के साथ साथ मेरे दोस्त को भी निगल लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अब गांव किस मुंह से जाऊंगा? तू परेशान क्यों हो रहा है बेटा? जो भी हुआ उसमें तेरा कोई हाथ नहीं था बेटे, ये सब तो उस चुड़ैल का किया धरा है।
क्या कहा बाबा? चुड़ैल? तो मैंने जो हाथ देखा, क्या वो चुड़ैल का था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जरा विस्तार से पूरी बात बताइए। तू सच्ची आत्मा है और छोटे बच्चे की तरह साफ दिल का है। तू ही उस चुड़ैल से मुकाबला कर सकता है और अपने गांव वालों और दोस्तों को बचा सकता है। बाबा की बात सुनकर सोनू हैरान हो जाता है और खुश होकर बोलता है, क्या कह रहे हैं बाबा जी आप? आपकी बातों से तो लगता है कि जैसे मेरे गांव वाले और मेरा प्यारा दोस्त मणि जिंदा है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है कि तुम्हारे दोस्त जिंदा हैं और खूनी चुड़ैल के चंगुल में है, लेकिन वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि आने वाली अमावस्या के दिन वो चुड़ैल उनको मार डालेगी, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो 100 इंसानों की बलि देगी तो वो अमर हो जाएगी। फिर तो बाबा मैं अभी जाता हूँ और उस चुड़ैल से अपने दोस्तों को छुड़ा कर लाता हूँ। मैंने इसीलिए तुम्हें प्यारा सा बच्चा बोला था बेटा, तुम उस चुड़ैल से अकेले नहीं लड़ सकते, तुम्हें अपने गांव वालों की मदद लेनी होगी। जाओ और अपने सरपंच को इस बारे में जाकर बताओ। फिर सोनू बाबा से आज्ञा लेकर गांव चला जाता है और सरपंच को बाबा के साथ हुई पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर सरपंच बोलते हैं, अगर ये बात सही है तो पूरा गांव तुम्हारे साथ है, हम अपने गांव वालों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। फिर सरपंच और सोनू गांव वालों के साथ मिलकर जंगल में चले जाते हैं। वहां उन्हें साधु बाबा ध्यान लगाए हुए दिखते हैं। सरपंच बाबा को पहचान जाते हैं और सोनू से बोलते हैं, अरे सोनू बेटा, ये तो बहुत बड़े संत हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिल गए? इनके तो दर्शन से ही सारे पाप धुल जाते हैं। उसी समय साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और सोनू को पास बुलाते हुए एक त्रिशूल देते हैं और बोलते हैं, ये शिव भगवान का पवित्र त्रिशूल है, तुम इस त्रिशूल को चुड़ैल के माथे पर गाड़ देना। त्रिशूल लगते ही वो चुड़ैल मर जाएगी और गांव वाले उसके जादू से आजाद हो जाएंगे। जैसे ही सोनू त्रिशूल को पकड़ता है, वो साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। सरपंच जी, मैं अब उस चुड़ैल को बुलाने जा रहा हूँ, आप सब गांव वालों को लेकर छुप जाओ और जब मैं आपको इशारा करूंगा तब आप सब बाहर आकर चुड़ैल पर हमला कर देना। ऐसा कहकर सोनू नदी के किनारे जाता है और जोर से चिल्लाता है। सोनू के चिल्लाने पर नदी के पानी में हलचल होती है। उसी समय चुड़ैल भी गुस्से में बाहर आती है और बोलती है, कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे जादू को तोड़ा? मैं उसकी जान ले लूंगी। अपने सामने खड़े सोनू को देख चुड़ैल हंसने लगती है। तो तू है वो जिसने मेरे जादू को तोड़ा? इंसानों की भी हिम्मत बढ़ गई है। चुड़ैल अपने जादू से सोनू को बांधने लगती है। ये देख गांव वाले अपने लाठी डंडों से चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। सोनू चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाता है। फिर सोनू चुड़ैल को त्रिशूल के माथे पर गाड़ देता है। अरे अरे मर गई रे, अरे मर गई। नास मिटो, तुम सबने मिलकर मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया रे। हाय रे हाय, मर गई। चुड़ैल नीचे गिरकर मर जाती है और मणि और बाकी के गांव वाले चुड़ैल के जादू से आजाद हो जाते हैं। एक छोटा सा शांत गांव था। वहाँ के लोग बहुत शांति से रहते थे और वहाँ गुजारा करते। लेकिन गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में सब कहते थे, वहाँ भूत है, रात को हंसता है, चूड़ियाँ खनकती है। गांव वाले अंधेरा होते ही उस रास्ते से नहीं गुजरते और बच्चों को डराया जाता था, अगर पढ़ाई नहीं की तो पीपल का भूत पकड़ लेगा। खन एक जिज्ञासु लड़का था, न ज्यादा बहादुर न डरपोक। एक दिन दादी ने उसे डांटा, दिन भर खेलता है, चल अब पढ़ाई कर। माखन बोला, दादी, अगर मैं भूत पकड़ लूं तो फिर पढ़ाई माफ कर दोगी? दादी हंस दी। भूत पकड़ना आसान नहीं बेटा, पर कोशिश कर ले। माखन ने तय किया, वो रात को पीपल के पेड़ के पास जाएगा। रात के 10 बजे सब सो रहे थे। माखन चुपचाप घर से निकला, हाथ में लालटेन और जेब में गुड़। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा चलने लगी, पत्ते सरसराने लगे। माखन ने कांपते हुए पूछा, कौन है? अचानक पेड़ के पीछे से एक आवाज आती है, मैं हूँ पीपल का भूत। माखन तो डर गया, लेकिन भूत बोला, भाई डरने से क्या फायदा, भूख लगी है, गुड़ खबाओ ना। भूत एकदम शांत हो गया। माखन, तू तो बिल्कुल अपने बाबूजी जैसा निकला।
सच सामने आया। भूत असल में गांव का बूढ़ा हरिया चाचा था, जो हर रात उस पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप बांसुरी बजाता और गांव वालों को छेड़ने के लिए भूत बन जाता। उसने बताया, गांव में कोई उस रास्ते से खेत में चोरी करने आता था। सबको डराने का यही तरीका सूझा। अगले दिन माखन ने सबको बुलाया और सच्चाई बताई। अब पीपल का पेड़ डर का नहीं, गपशप और हंसी का अड्डा बन गए। और दादी ने भी कहा, अब तू भूत पकड़ लाया है तो पढ़ाई और मेहनत से मत डरना। एक छोटे से पुराने घर में सुरेश अपनी बहन खुशी के साथ रहता था। सुरेश बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसी दुकान में वो खूब मेहनत करता था ताकि वो अपनी बहन की शादी खूब धूमधाम से कर सके। भैया, आप रात दिन लगे रहते हो दुकान में, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। कम से कम टाइम से खाना तो खा लिया करो। अरे पगली, मेरी थकान और भूख प्यास तो तुझे देखते ही गायब हो जाती है। बस एक तमन्ना है, तेरी शादी किसी अच्छे घर में करूं और बड़े धूमधाम से करूं। वहाँ मेरी बहन रानी बनकर रहे। यहाँ इस घर में तुझे मिला ही क्या है? इस घर में मुझे अपने भैया का प्यार मिला है, जो मेरे लिए बहुत कीमती है। जब देखो रुलाती ही रहती है। देखा, फिर रुला दिया ना तूने मुझे। अच्छा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे। और हाँ, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उनके नाश्ते पानी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों भाई बहन बड़े प्यार से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन खुशी को लड़के वाले देखने आते हैं। उन्हें खुशी पसंद भी आ जाती है, पर लड़के की माँ सुरेश को एक ओर ले जाती है और बोलती है, देखो, हमें तुम्हारी बहन पसंद है, पर हमारी एक शर्त है, तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। बस आप मेरी बहन को अपने घर की बहू बना लीजिए। शर्त तो सुन लो पहले। शादी के दिन मुझे एक सूटकेस भरकर पैसा चाहिए, बिल्कुल भरा होना चाहिए, जरा भी खाली ना हो। और शादी के बाद जब तुम्हारी बहन पग फेरे के लिए हमारे घर आएगी तो उसे सोने के साथ लाद कर ही भेजना उसके ससुराल। बताओ, अब शर्त मंजूर है? कजरी की शर्त सुनकर सुरेश सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो दहेज में इतना सब मांग रहे हैं। इतना अच्छा घर और इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। अभी तो मैं हाँ बोल देता हूँ, बाद में आधा आधा करके सब चुका दूंगा। पर मुझे ये बात खुशी से छुपा कर रखनी होगी। अगर उसे इस बारे में जरा भी पता चला तो वो ये शादी कभी नहीं करेगी। सुरेश कजरी को सब देने के लिए हाँ बोल देता है। शादी भी आ जाती है और अभी तक सुरेश ने जो जोड़ जोड़ कर रखा था सब इकट्ठा कर कजरी के हाथ में थमा देता है। अपनी बहन को सुरेश हंसी खुशी विदा कर देता है। 2 दिन बाद राखी है और उसी दिन खुशी पग फेरे के लिए घर भी आएगी। उसे देने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं ये घर बेच देता हूँ। अगर कुछ कम पड़ा तो दुकान भी बेच दूंगा। सुरेश घर दुकान बेच देता है और खुद सड़क पर आ जाता है। अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। सुरेश हंसी खुशी हाथों में गहनों की पोटली लिए घर की ओर निकल पड़ा, पर रास्ते में एक कार उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिसमें सुरेश की मौत हो जाती है। ये तो कोई चोर मालूम पड़ता है। सही कहा। देखो ना, उसके पास कितने सोने के गहने हैं जो वहाँ पड़े हैं। चोर को उसके किए की सजा खुद ही मिल गई। अरे भैया, हमें पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए। हाँ। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और वहाँ पड़े सुरेश को अपने साथ उठाकर ले जाती है। सुरेश मर तो गया था, पर वो मरने के बाद भूत बन गया था। मौत भी कैसी मिली है। मेरा यहाँ घर मकान सब खत्म हो गया और लोगों ने मुझे मरते ही क्या नाम दिया, एक चोर का। ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि मैं चोर हूँ या नहीं। काश मरने से पहले एक बार अपनी बहन से मिल लिया होता, उससे राखी बंधवा ली होती। आज के दिन मेरी ये कलाई सूनी रह गई। वहाँ खुशी अपने भाई के घर पहुँचती है।
भैया, भैया कहाँ हो आप? देखो मैं आ गई। अरे खुशी, किससे आवाज लगा रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई भैया नहीं है। भैया नहीं है? आज के दिन वो कहाँ जा सकते हैं? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भैया एक चोर है, हैं? चोरी करके भाग रहा था तो गाड़ी के नीचे आने से मर गया। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। मेरे भैया चोर नहीं हो सकते। वो कभी चोरी नहीं कर सकते। वो तो कितने ईमानदार थे। भैया, भैया आप कहाँ हो? देखो तुम्हारी बहन तुम्हें राखी बांधने आई है। आप सब झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकती। मेरे भैया नहीं मर सकते। मैं आ रही हूँ भैया, आप कहीं भी हो मैं आपको ढूंढ ही निकालूंगी। हाथ में राखी और आंखों में आंसू लिए खुशी निकल पड़ती है सड़कों पर अपने भैया को ढूंढने। सड़क के बीचों बीच आते ही उसकी भी वैसे ही मौत हो जाती है जैसे उसके भाई की हुई थी। मरते ही वो चुड़ैल बन जाती है। मैंने तो हर राखी पर अपने भैया की लंबी उम्र की प्रार्थना की थी, फिर क्यों वो मुझे छोड़कर चले गए? भैया, अगर आप इस दुनिया में वाकई नहीं हो तो देखो, मैंने भी इस दुनिया को अलविदा कर दिया है। मैं भी मर चुकी हूँ। आपके बिना मैं कैसे जी सकती हूँ? खुशी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और सुरेश भूत, पर दोनों को ही पता नहीं था कि वो दोनों भूत और चुड़ैल बन चुके हैं। खुशी जरूर आई होगी मुझसे मिलने घर, मुझे राखी बांधने। मेरे घर ना मिलने से शायद वो वापस चली गई हो। उसे कितना बुरा लग रहा होगा आज मेरे घर ना मिलने से। एक बार खुशी को देख लूं बस, फिर कहीं दूर दूर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। खुशी कहीं दिखाई क्यों नहीं देती? अब तो शाम होने को आई है, उसे तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। आखिर कहाँ गई होगी? घर में और कोई भी नहीं दिख रहा, सब कहाँ गए? वहाँ पूरा घर खुशी के अंतिम संस्कार में लगा हुआ था और भूत अपनी बहन को उसके ससुराल ढूंढ रहा था। वहाँ चुड़ैल अपने भैया के घर पहुँचती है और जमुना दास को वहाँ देखकर बहुत आग बबूला होती है। ये कौन है और मेरे भैया के घर में क्या कर रहा है? अभी बताती हूँ इसे। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? चुड़ैल, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। इस घर में क्या कर रहा है तू? निकल यहाँ से। ये घर अब मेरा है। मैंने इस घर की पूरी कीमत दी है भाई। क्या? इसका मतलब ये घर बिक चुका है, पर क्यों? मुझे क्या पता? जिसने मुझे ये घर बेचा है उसी से जाकर पूछो और मुझे जाने दो। चुड़ैल बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके भैया ये घर क्यों बेचेंगे। वो सोचते सोचते जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक गरीब बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। चुड़ैल उससे जाकर पूछने लगती है, क्यों रो रहे हो और तुम्हारा घर कहाँ है? तुम चुड़ैल हो, मुझे खा जाओगी, कोई बचाओ, बचाओ। शांत रहो बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। पक्का कुछ नहीं करोगी? मुझे खाओगी तो नहीं? पक्का नहीं खाऊंगी। अब बताओ क्या बात है? आज राखी है। मैं हमेशा पैसे जोड़कर अपनी बहन के लिए उपहार लाता हूँ, पर इस बार मैं भूल गया और अब मेरे पास मेरी बहन को राखी बधाई देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपनी बहन को बहुत प्यार करते हो ना, और तुम्हारी बहन तुम्हें। इसलिए आज तुम राखी बंधाई पर अपनी बहन को ढेर आशीर्वाद देना, उसे हमेशा खुश रखने का। देखना, उससे अच्छा उपहार उसके लिए हो ही नहीं सकता। सच में? वो खुश हो जाएगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। एक बहन के लिए इससे अच्छा उपहार हो ही नहीं सकता। भैया आप कहाँ हैं? शाम ढलने को आई पर आप मुझे कहीं नहीं दिखे। चुड़ैल हार कर अपने ससुराल की तरफ जा ही रही होती है कि उसे घर के बाहर एक भूत खिड़की से झांकता हुआ दिखाई देता है। ये तो कोई भूत मालूम पड़ता है, पर ये मेरे घर की खिड़की से क्या झांक कर देख रहा है? अभी बताती हूँ। ए भूत, तू यहाँ क्या कर रहा है? देख, मैं तुझसे डरने वाली नहीं, इसलिए तू यहाँ से चुपचाप चला जा। चला जाऊंगा, बस एक बार अपनी बहन को देख लूं, फिर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम्हारी बहन यहाँ रहती है क्या? कौन है तुम्हारी बहन? बताओ जल्दी। खुशी, मेरी बहन का नाम खुशी है। मैं कितना बदकिस्मत हूँ।
जो आज के दिन अपनी बहन से राखी नहीं बंधवा पाया। खुशी सब बता देती है कि वो एक चुड़ैल कैसे बनी, और भूत भी बता देता है कि वो कैसे मरा। दोनों घर के बाहर खड़े होकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल अपनी सास को बात करते हुए सुन लेती है कि उसने खुशी की शादी में उसके भाई से ढेर सारा सोना मांगा था। उसी शर्त को पूरा करने के लिए उसके भाई ने घर दुकान सब बेच दी। मुझे माफ कर देना खुशी, मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता था। भैया, पूरी दुनिया में तुमसे अच्छा भाई कोई हो ही नहीं सकता। चुड़ैल अपने भैया अर्जुन जंगल से वापस लौट आया, लेकिन वो पूरी तरह बदल गया था। उसकी आंखों में डर और थकान थी। वो किसी से बात नहीं करता। अर्जुन, ये क्या हाल बना रखा है? खाना भी नहीं खा रहे, तुम बीमार पड़ जाओगे। मुझे भूख नहीं है माँ, आप मुझे अकेला छोड़ दो। अर्जुन रात भर करवटी बदलता है। कई बार आधी रात को उठकर चुपचाप जंगल की ओर चला जाता है। माँ घबराई हुई है और गांव वालों से मदद मांगती है। अर्जुन एक रात फिर जंगल जाता है। धुंध और ठंडी हवा के बीच चुड़ैल का साया प्रकट होता है। चुड़ैल की आंखों में वही मोहब्बत और दर्द है। तुम फिर आ गए? मैंने कहा था मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ। तुम खतरा नहीं हो, तुमने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, तुमने मेरा भरोसा जीता है। मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, लेकिन ये मोहब्बत तुम्हारी जान ले सकती है। चौराहे पर सूरज अस्त हो रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन गांव में एक अजीब सी चुप्पी का माहौल था। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर छाई गंभीरता ने स्थिति को और भी डरावना बना दिया। तुम्हें नहीं लगता कुछ सही नहीं है? गांव के लोग बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जैसे किसी का डर उन पर हावी हो गया हो। अरे, तुम हमेशा चिंता करती हो कमला। ये बस एक सामान्य शाम है। शायद लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। हाँ, सब ठीक है। शायद ये बस एक और रात है, लेकिन तुम चिंता मत करो कमला। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें धरती पर बिखर गईं, अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ अजीब है, जैसे कोई छाया हमारी चारों ओर घूम रही हो? हाँ, तुम सही कह रही हो। ये वाकई अजीब सा लग रहा है। शायद हमें कुछ समय के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, चलो। कुछ नहीं हुआ है, पर तुम दोनों के चेहरे देखकर लगता है जैसे यहाँ कुछ भूतिया सा है। लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया कि एक काली छाया उनके पीछे थी जो उनकी बातें सुन रही थी। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग लोग एकत्रित हुए थे। सबकी आंखों में चिंता और डर झलक रहा था। लोग अपने आसपास की गतिविधियों को भूलकर पिशाच की कहानियां सुन रहे थे और उनके स्वर में डर की गहराई थी। ये रात खास है। हर साल इसी दिन पिशाच गांव में लौटता है। उसकी प्यास केवल खून से ही बुझती है और कोई भी उसकी क्रूरता से अछूता नहीं रह सकता। लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां है ना? क्या हमें सच में डरने की जरूरत है? कहानियां या सच, हमें सतर्क रहना होगा। कुछ लोग पहले ही उसके शिकार बन चुके हैं। उनकी चीखें आज भी इस गांव की दीवारों में गूंजती हैं। हम एकजुट रहेंगे। अगर कुछ हो रहा है तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। एकता में ही हमारी ताकत है। हाँ, हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। हम उसे डराने के बजाय डरने नहीं देंगे। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया कि गांव की हवा में एक खौफनाक सन्नाटा गहराता जा रहा था। महेश और कमला रात के गहरे सन्नाटे में गांव की गलियों में टहलने निकले। चारों ओर चुप्पी छाई हुई थी। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। क्या तुमने ये गंध महसूस की? ये बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा यहाँ हो रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये सुरक्षित नहीं है। हमें जल्दी वापस चलना चाहिए महेश। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक रहस्यमयी परछाई उनकी ओर बढ़ी। क्या तुमने वहाँ देखा? कुछ था वहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। शायद तुम्हारी आंखों ने तुम्हें धोखा दिया। यह सिर्फ हमारी कल्पना है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए।
अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे को जोर से खटखटाया। महेश और कमला ने अपनी जगह पर ठहरकर एक दूसरे को देखा। ये क्या था? हमें यहाँ से जाना चाहिए। यह जगह अब डरावनी लगने लगी है। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन उनकी पीठ पर किसी की नजर थी जो उन्हें दूर से देख रहा था। महेश और कमला जंगल के पास पहुंच गए, जहां घने पेड़ और अंधेरा था। अचानक एक जोर की खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई बड़ा जानवर पास ही हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। चलो, हम यहाँ से जल्दी चलते हैं। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक आवाज आई, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। महेश, महेश, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह अब खतरनाक लगने लगी है। तभी एक खतरनाक आवाज आई, मैं तुम्हें पाऊंगा। ये आवाज उनके पीछे से आई और उनके होश उड़ गए। जैसे ही वे भागने लगे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और महेश ने देखा कि एक काली छाया उनके पास से गुजरी, जैसे अंधेरे में कोई शैतान उन्हें घेरने आया हो। ये क्या था? मैंने कुछ देखा। जल्दी उस पेड़ के पीछे छिपो। वे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। जंगल के भीतर अंधेरा बढ़ता जा रहा है। महेश और कमला पेड़ के पीछे छिपे हुए अंधेरे में छाया का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि पेड़ के पास एक काली परछाई उभर रही थी, जो धीरे धीरे उनके नजदीक बढ़ रही थी। यह आवाज जंगल के सन्नाटे को तोड़ती हुई उनके कानों में घुस गई। हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। ये क्या हो रहा है? हमें बचना होगा। तभी उनकी आंखों के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ, एक भूतिया आकृति जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। ये क्या है? हमें बचाओ, ये जगह हमें निगलने आई है। महेश और कमला उस भूतिया आकृति के सामने खड़े थे, जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। यह क्या है? हमें यहाँ से भागना चाहिए, यह खतरनाक है। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हारी आत्माओं को चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ बंधक बनाना चाहता हूँ। हम तुम्हें अपनी आत्माएं नहीं देंगे। हम जिंदा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। अचानक भूत ने एक हाथ बढ़ाया और हवा में एक ठंडी ठनक से महेश को पकड़ लिया। महेश, नहीं, उसे छोड़ दो। महेश ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन भूत का काबू मजबूत था। कमला, जल्दी भागो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ करूंगा। कमला ने भूत की तरफ देखा और उसकी आंखों में हिम्मत भरने का साहस देखने की कोशिश की। कमला ने देखा कि महेश कितनी मेहनत कर रहा है। महेश, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। कमला ने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक पुराने पेड़ की टहनी पर पड़ी। समय बर्बाद न करते हुए वो दौड़ी और उस टहनी को उठाने के लिए झुक गई। भूत ने कमला की ओर मुड़कर घृणा से कहा, तुम क्या करोगी? तुम सिर्फ एक कमजोर लड़की हो। तुम्हारी हिम्मत बेकार है। मैं कमजोर नहीं हूँ। तुमने हमारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अब हम तुम्हारा सामना करेंगे। कमला ने टहनी को ऊपर उठाया और भूत की ओर फेंक दिया। टहनी ने भूत के शरीर को छुआ और वो चिल्ला उठा, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे छुआ। महेश ने अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की और वो धीरे धीरे भूत की पकड़ से निकलने लगा। कमला, अब हमें मिलकर लड़ना होगा। हम इस बुराई को खत्म करेंगे। कमला ने अपने भीतर की हिम्मत को जुटाया। अब तुम्हारी बारी है भूत। तुम मुझे नहीं हरा सकती। मैं अनंत काल से जीवित हूँ। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती। लेकिन तुम हमारी जिंदगी नहीं ले सकते। हम तुम्हें हराएंगे। कमला ने टहनी को भूत की ओर फेंका, लेकिन भूत ने उसे एक हाथ में पकड़ लिया। लेकिन महेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास के एक बड़े पत्थर को उठाया और उसे भूत की ओर फेंक दिया। पत्थर ने भूत को जोर से मारा, जिससे वो कुछ कदम पीछे हट गया। भूत ने अपनी आंखें चौड़ी की और झुंझलाते हुए बोला, तुम क्या समझते हो? तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। मैं तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। लेकिन हम तुम्हारी कमजोरी जानते हैं। तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। महेश ने पूरी ताकत से उस पर पत्थर से वार किया और कमला ने टहनी को फिर से भूत की दिशा में फेंक दिया। दोनों का संकल्प मजबूत था और अब उन्हें अपनी ताकत का सही उपयोग करना था। जैसे ही पत्थर भूत पर लगा, वो जोर से चिल्लाया और उसका रूप धुंधला होने लगा, जैसे वो अस्तित्व से मिट रहा हो।
तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं लौटूंगा और तब तुम्हारा अंत होगा। भूत का स्वर अंधेरे में खो गया और वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। महेश और कमला एक दूसरे को देखकर राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन डर अभी भी उनके दिलों में था। क्या हमने उसे सच में हरा दिया? जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, उन्हें गांव के लोगों की चिंता भरी आवाजें सुनाई